पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। किरण यादव और अमरीश वलीगा हमारे साथ है और वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए आदित्य बिरला मनी के नेशनल डेरिवेटिव हेड हेमंत ठुकराल हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। हेमंत, स्वागत है आपका भी। नमस्कार। ये बताएं कि क्या निफ्टी 8,300 के पार जाने के लिए तैयार है या फिर मामला थोड़ा मुश्किल भरा दिख रहा है? जिस हिसाब से कॉल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वहां पर 57 लाख शेयरों का। देखिए अनिल जी, बहुत एक क्लैरिटी है कि यही अब नेक्स्ट लेवल है जहां पे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि हाईएस्ट कॉल राइटर्स यहीं पे बेट लगाए हुए हैं। बट अगर मैं एक हफ्ते पीछे चला जाऊं तो यही बेट लोगों ने 82 पे ले रखी थी। सो इम्पोर्टेंट क्या है कि बाजार जो है वो अपने सपोर्ट्स नहीं तोड़े। मैं इस श्रृंखला, इस सीरीज की शुरुआत से यही कहे जा रहा हूं कि जब से ये सीरीज स्टार्ट हुआ है, अच्छी चीज क्या है कि निफ्टी बड़ा बेस पे बेस शिफ्ट कर रहा है। तो मुझे बहुत ज्यादा इंकरेजिंग लगा कि कल जिस तरह 9.5 लाख शेयर 82 पुट में ऐड हुआ, तो वो मुझे ज्यादा इंकरेजिंग लगा। 83 को क्रॉस कब करेगा या उसको कितना रेजिस्टेंस मिलेगा वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन अगर ये बाजार 82 नहीं तोड़ता है तो मुझे ऐसे लगता है कि इस हफ्ते या आने वाले नेक्स्ट एक्सपायरी वीक में एक बार आप 83.30 और 83.80 भी देखेंगे। तो मैं उल्टा बेट लूंगा, मैं 82 पुट का ऊपर इंटरेस्ट रोज चेक करूंगा। अगर वो लगातार बढ़ता जा रहा है तो मेरे ख्याल से बेस ऊपर शिफ्ट हो रही है एंड 83 विल बी जस्ट अ नंबर और एक मैटर ऑफ डेज रह जाएगा हमारे लिए। तो मेरे हिसाब से वन शुड कंटिन्यू टू बी अ बायर एंड स्टॉप लॉस आप रखिए अब 8180। तो स्टॉप लॉसेज ऊपर शिफ्ट करते जाइए लगातार और इस रैली को कंटिन्यू कीजिए। 8330, 8380 ये दो टारगेट्स मेरे दिमाग में हैं। और जो नीचे के लेवल पर आप पुट पर कह रहे हैं कि जहां ओपन इंटरेस्ट ऐड होगा 8200 पर, वो नजर रखेंगे। आप देखिए दो सेशन में कल हुए 9 लाख शेयर नए और शुक्रवार को 8 लाख, यानी कि 17 लाख शेयरों का इजाफा ओपन इंटरेस्ट में पिछले दो सेशन में हुआ, जो बता रहा है कि बाजार में ट्रेडर्स मानकर चलते हैं कि 8,200 इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। लेकिन आज के लिए तो ऊपर नजर रखेंगे, 8,300 के पार निकलते हैं यानी। चलिए पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई प्री ओपनिंग सेशन की देख लेते हैं संकेत कैसे हैं। और 28 अंक नीचे आपको दिखेगा सेंसेक्स और 5 अंक नीचे निफ्टी नजर आएगा। स्टॉक्स जो एक्शन में, टाटा मोटर्स 8% नीचे दिख रहा है पहली टिक पर और रिलायंस 3% नीचे नजर आएगा। ओएनजीसी में 4% की मजबूती, लुपिन 2% मजबूत दिख रहा है, सन फार्मा में थोड़ी खरीदारी। ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो एक्शन में। भारतीय एयरटेल टेलीकॉम शेयरों पर भी राय लेंगे। खबरें आ रही कि डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन 2008 से इन कंपनियों का एक स्पेशल ऑडिट करवा सकता है। तो देखना होगा भारतीय आइडिया किस तरह का प्रदर्शन आज के सेशन में करते हैं, उस पर हम नजर जरूर रखेंगे। लेकिन रुपए की शुरुआत करते हैं, देख लेते हैं। कल हमने एकदम शांत क्लोजिंग होती देखी थी, रुपए की 64.80 के आसपास। आज मामूली कमजोरी के साथ खुला है, 15 पैसे का नुकसान है, 64.95 के लेवल पर रुपए में शुरुआत होती हुई दिख रही है। देखते हैं लेवल्स क्या आते हैं। 64.95, जी हाँ ये है लेवल इस वक्त रुपए का। तो कमजोरी के साथ शुरुआत होती हुई दिख रही है, 1/4%। ये देखना होगा आपके लिए। हाँ ये एकदम सही लेवल है, 64.94, जो कि 1/4% के नुकसान के साथ। चलिए बैंक निफ्टी, हेमंत इस पर भी एक राय आपसे ली जाए। कल के सेशन में फिर से थकावट के थोड़े संकेत आए। बैंक निफ्टी पर अब तेजी का स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए और क्या यहां पर 18,000 के पार निकलने की संभावनाएं दिख रही है आपको? देखिए अनिल जी, ये मेरे ख्याल से अगर निफ्टी 8330, 8380 जाएगा तो बैंक निफ्टी 18,200 जरूर जाएगा। क्योंकि मुझे, अगर आप कल की भी पूरी रैली देखिए, बैंक निफ्टी नहीं चला इसलिए आप 83 क्रॉस नहीं कर पाए। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी एक ब्रीदर ले रहा है आफ्टर द रन अप दैट वी हैव सीन। थोड़ा सा और कंसोलिडेट हो सकता है। 17,450 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ये मैं स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूं। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाता है तो 18,200 का टारगेट मुझे लगता है अचीव होगा। और बैंक निफ्टी 18,200 तभी जाएगा जब निफ्टी 8300 क्रॉस करेगा। सो मेरे ख्याल दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा कोरिलेटेड चीजें हैं। तो अगर निफ्टी 8330, 8380 जाना है तो बैंक निफ्टी 18,200 जरूर मिलेगा और मैं लॉन्ग साइड पे ही ट्रेड करने की सलाह दूंगा बैंक निफ्टी में। सीमेंट कंपनियों पर आज नजरें रहेंगी। कल अल्ट्राटेक के नतीजे आए थे और उसके बाद हमने देखा है सीएलएसए ने एक बाय का कॉल दिया हुआ है। एसीसी के नंबर्स आज एक्सपेक्टेड है, जहां पर हमारा अनुमान है 41% की गिरावट देखने को मिलेगी मुनाफे में। हालांकि रेडी मिक्स कंक्रीट से थोड़ा सा सहारा जरूर मिलेगा। एसीसी पर क्या सलाह होगी अमरीश?
ACC पे तो मेरी सलाह होगी along with the rest of the cement companies, whether you're talking of UltraTech, whether you're talking of Ambuja, मुझे लगता है कि one should hold on, क्योंकि अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस है वहां पे अभी बूम शुरू होने वाला है, possibly over the next couple of months, and from that point of view I think the cement companies should have a great time over the next at least 2 to 3 years. I think that is the time the margins will increase. तो मुझे लगता है कि one should hold on. तो क्या नई खरीद इन लेवल्स पर करनी चाहिए? नई खरीद तो करनी चाहिए. For example, something like UltraTech at these levels, one could buy. ACC, I think one should wait for the results at levels of closer to about 13.25, 13.50 in that range. I mean, we had seen that range just a few days back. तो उस रेंज में लेना चाहिए. And I think a stock like Ambuja at levels of 210, I mean, I think the downside is not more than 10-12 rupees. Whereas you have a very decent upside. So मुझे लगता है कि 210 में लेना चाहिए. 210 के आसपास करें खरीदारी, ये राय आती हुई इस वक्त इस स्टॉक पर. आईटी स्टॉक्स पर क्या राय रखते हैं आप हेमंत? वायदा कारोबार में क्या कहीं कोई मौके हैं शॉर्ट पोजीशन बनाने के? खासतौर से HCL टेक पर राय लेना चाहता हूं, क्योंकि कल नतीजों के बाद स्टॉक लोअर लेवल से रिकवर होकर हरे निशान में बंद जरूर हुआ है, लेकिन दो ब्रोकरेज CLSA यहाँ पर 4000 का लक्ष्य, माफ कीजिएगा 1150 का लक्ष्य, और क्रेडिट स्विस ने भी 1150 का लक्ष्य रखा है. थोड़ा लक्ष्य घटाया है HCL टेक के लिए. तो क्या कहीं कोई मौके हैं मंदी करने के HCL टेक या फिर कोई दूसरा आईटी काउंटर? देखिए अनिल जी, मेरे हिसाब से मैं तो इन्फोसिस में लॉन्ग करने की सलाह दूंगा. उसके दो रीजंस हैं, क्योंकि मैंने एक चीज देखा है कि स्टॉक कल 1100 के ऊपर वापस आ गया. 1085, 1090 बहुत अहम सपोर्ट था, उस पर बिल्कुल खरा उतरा है. और अगर वो 108590 वायलेट नहीं करता है तो काफी चांसेस है 1145 ये लेवल टेस्ट करने के. तो मैं इन्फोसिस में बाय करने की सलाह दूंगा, क्योंकि अब मोस्ट ऑफ दी लार्ज कैप रिजल्ट्स आर आउट, तो अनसर्टेनिटी खत्म हो चुकी है. और मुझे कल इन्फोसिस में हल्के हल्के दोबारा से शॉर्ट कवरिंग के सिग्नल्स नजर आए हैं. हालांकि अभी तक लॉन्ग बिल्टअप नहीं नजर आया है, बट कल शॉर्ट कवरिंग मुझे जरूर नजर आया है कल जाते हुए. तो मेरे हिसाब से अगर रिजल्ट्स के बाद के शॉर्ट्स का मैं एनालिसिस करूं तो अभी भी शॉर्ट पोजीशंस ओपन है. तो मैं इन्फोसिस में सलाह दूंगा 1145 की. और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, HCL टेक भी बहुत बॉटम के करीब आ गया है. 765 और 770 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है HCL टेक के लिए. तो मैं अगर 820, 830 के आसपास इस लेवल पे शॉर्ट करने की सलाह नहीं दूंगा. आप चाहे ट्रेड नहीं कीजिए HCL टेक में, बट मैं शॉर्ट करने की सलाह भी नहीं दूंगा HCL टेक में भी. चलिए, बिकवाली ना करें, शॉर्ट की पोजीशन ना लें HCL टेक में. इस समय ये राय आती हुई कौन से आज ट्रेड्स पर आपकी नजर होनी चाहिए? पूजा ने कई लोगों से बात की है. पूजा बताइए. जी, आज चारों तरफ से खरीदारी की राय निकल कर आ रही है और जो रुझान है वो बैंकिंग और फाइनेंस काउंटर में ज्यादा देखने को मिल रहा है. शुरुआत पहले कॉल से करते हैं. आरके ग्लोबल के राकेश बंसल ने इंडसइंड बैंक में खरीदारी करने की राय दी है. इनका मानना है कि 3 से 4 दिन में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में और 1009 तक के लेवल से आपको दिखा सकता है. तो यहाँ पर तेजी करके चलने की राय. दूसरे कॉल में हेम सिक्योरिटीज के मनोज सचदेवा ने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी करने की राय दी है. 2 से 3 दिनों में इनका मानना है कि 775 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं. और आखिरी कॉल है मोहित गाबा की तरफ से. इन्होंने फार्मा काउंटर अजंता फार्मा में तेजी करने की राय दी है. एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है इस स्टॉक में और अगले 2 दिनों में 1630 के लेवल्स ये स्टॉक आपको दिखा सकता है. तो यहाँ पर भी खरीदारी करके चलने की राय. तीनों ही कॉल्स में आज जानकार तेजी की राय दे रहे हैं. तेजी की राय आती हुई जानकारों की ओर से. किरण, क्या आपकी भी राय तेजी की है? कौन से स्टॉक्स आपने चुने हैं आज? बिल्कुल तेजी की रहेगी. जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं मिड कैप और स्मॉल कैप काउंटर्स में ज्यादा भरोसा रखता हूं आज और कल के लिए, जहां पे इंडेक्स थोड़ा सा सुस्ता रहा है. तो मेरे ख्याल से SRF पाइप एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग बेट रहेगा मोमेंटम के लिए. स्टॉप लॉस रहेगा 299 जो कि बहुत करीब है करंट मार्केट प्राइस से. और पहला टारगेट 333 का रहेगा. दूसरा रहेगा एस्ट्रल, जहां पे स्टॉप लॉस 438 का सजेस्ट करूंगा और टारगेट 459 का रहेगा. दोनों ही स्टॉक्स इन टारगेट के पास बेचने नहीं है, उधर एक बार रिव्यू लेना है. ओके, तो ये राय आती हुई इन 2 स्टॉक्स पर खरीदारी के लिहाज से. ट्रेडिंग कॉल्स आपके सामने. शुक्रिया पूजा ये ट्रेडिंग कॉल्स हमें देने के लिए. और इस बीच एक और स्पेस है जहां पर थोड़ा एक्शन दिखे और वो है
ऑयल मार्केटिंग कंपनी के शेयरों में, जहां पर क्रूड के दाम 3% गिरने का फायदा दिखेगा या नहीं, ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहीं कोई पोजीशंस बनाने का मौका है? बताएं हेमंत, क्या ट्रेड लेना चाहिए यहाँ पर? देखिए अनिल जी, मैं लास्ट टाइम भी शो पे जब आया था मैंने यही कहा था कि मुझे इन स्टॉक्स में शॉर्ट करने की बिल्कुल जगह नजर नहीं आती, क्योंकि ये स्टॉक्स में ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है, वो भी जब क्रूड तेजी में आता है और उसके बाद अचानक से बाइंग शुरू हो जाती है। बीपीसीएल 860 850 से वापस से 900 के ऊपर चला गया है। मेरे हिसाब से स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ ये तीनों काउंटर्स में गेन हो रहा है, और क्योंकि क्रूड 50 के ऊपर नहीं टिक पा रहा है तो मुझे उसमें कोई हैरानी नहीं होगी कि बीपीसीएल हमें वापस 945 950 देखने को मिल जाए। हालांकि मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट हूं, क्योंकि 885 पे अगर मिल जाए या 880 पे मिल जाए तो बेटर बेट है, बट अगर ये 900 के ऊपर सस्टेन करता है तो 885 के स्टॉप लॉस से भी आप ले सकते हैं। 945 मुझे टारगेट लगता है, और अभी भी बीपीसीएल मेरा टॉप पिक रहेगा इस ओएमसी सेक्शन में। ओके, ओएमसीज में बीपीसीएल टॉप पिक रहेगा। कुछ और स्टॉक्स जो आज एक्टिव रहेंगे, बायोकॉन, इसके नंबर्स आने वाले हैं। उसके पहले आप देखिए ओवरऑल जो फार्मा कंपनियां हैं वो थोड़ी सी सुस्ता रही, क्योंकि बाजार में दूसरे बढ़िया ऑप्शंस दिखाई दिए हैं अच्छे रिटर्न्स कमाने के लिहाज से। अमरीश, क्या एस्टिमेट कर रहे हैं आप बायोकॉन के नतीजों से? सिंजीन की लिस्टिंग के बाद यहाँ पर बढ़िया वैल्यू अनलॉकिंग की हरकत देखने को मिली थी, लेकिन इन लेवल्स पर कैसे प्राइस है शेयर? I mean, if you compare with the rest of the pharma pack, I mean, Biocon has hardly performed. It's been an underperformer all through. तो मुझे लगता है कि even after the results, anything much is going to change. तो यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा upside लगता नहीं है. I think the upside is just limited to either 15-20 rupees more from here. ओके, टेलीकॉम स्टॉक्स पर आपसे राय लेना चाहता हूँ बीच, और खबरें आ रही कि डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, यहाँ पर एक स्पेशल ऑडिट करवा सकता है इन कंपनियों का। भारती, आइडिया, क्या आपको लगता है कमजोर हो सकते हैं इन खबरों के दम पर? आइडिया के भी नतीजे कल आने वाले हैं, क्या यहाँ पर एक बार थोड़ा सावधान रहना चाहिए, बेचना चाहिए? कमजोर तो रह सकते हैं, एंड देयर आर कपल ऑफ अदर नेगेटिव्स आल्सो। वन इज क्लियरली ऑन कॉल ड्रॉप्स जो स्टार्ट होंगे फ्रॉम जनवरी, एंड इफ यू जस्ट डू I mean simple mathematical calculation, 3 calls per day means 3 रुपए, nearly 87 crore subscribers are there, which works out to I think close to about 250 crores per day. यदि होता है, that's the maximum. मेरा तो होता है, आपका होता है, सभी का होता है, and if you multiply that by 365 in 1 year, it works out to nearly 1 lakh crores, close to 95,000 crores. So even if you assume कि इसका just 10% loss होगा उनको, that itself is huge. And in addition to that, Jio का launch है, because of which there would be margin pressure. तो मुझे लगता है कि at these levels one should be looking at the listed telecom stocks. टेलीकॉम स्टॉक से दूर रहें, ये राय आती रही। शॉर्ट्स कौन सा करेंगे किरण? चार्ट्स पर कौन सा बेहतर शॉर्ट है? आइडिया या भारती या फिर आरकॉम? एक्चुअली आरकॉम के लिए एक और नेगेटिव खबर भी है, रिलायंस ग्लोबल कॉम का एक एफडीआई का प्रपोजल था, वो भी कल अप्रूव नहीं हुआ, हालांकि काफी लंबे समय से अटका हुआ। तो इन तीनों स्टॉक्स में शॉर्ट सबसे बेहतर कौन सा है? तीनों को कंपेयर करें तो आइडिया सबसे वीक दिखाई दे रहा है। जहां पे हमने कल भारती में और आरकॉम में एक अच्छी पॉजिटिव रुझान देखी गई, इसमें कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। 160 से लेके ये स्टॉक करीबन 146 147 के लेवल टेस्ट करते हुए 151 का क्लोजिंग दिया है। मेरे ख्याल से इधर वीकनेस और भी है, और जिस तरीके से स्टॉक बाउंस बैक देता है तब वॉल्यूम्स नहीं होते हैं, जब थोड़ी सी भी गिरावट आती है तो वॉल्यूम ज्यादा होते हैं। तो ये क्लियरली डिफाइन करता है कि सप्लाई इज ओवरपावरिंग डिमांड। तो मेरे ख्याल से ये वीकनेस आइडिया में सबसे ज्यादा रहेगी, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यानी 1-2 हफ्ते में इजीली 140 टेस्ट वापस एक बार टेस्ट कर सकता है। भारती की भी यही है कि भारती के कल एक अच्छी मूव देखी गई थी, पर वॉल्यूम बहुत कम थे, तो मेरे ख्याल से कन्विक्शन नहीं है बायर्स में। तो अगर ये स्टॉक 358 के नीचे चलता है तो इसमें और भी क्वालिटी आ सकती है, और वापस एक बार 342 344 के टारगेट आपको इस स्टॉक में देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, ये फिलहाल राय आती हुई। दूसरा एक स्टॉक्स एमटेक ऑटो, ये काफी समय बाद फिर से रेडार पर आया। हेमंत, कल हमने देखा इसमें कुछ एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। थोड़ा सा विवाद इनके जो पे आउट शुरू हो रहे हैं बॉन्ड होल्डर्स को, उसमें लोगों ने ये आपत्ति जताई है कि कुछ स्पेसिफिक बॉन्ड होल्डर्स को वो पहले पे आउट कर रहे हैं।
क्या रुझान रहेगा ट्रेड में स्टॉक पर? क्या रणनीति आप सुझा रहे हैं इस समय? देखिए हर्षिता, मेरे हिसाब से इट्स अ बेस्ट एवॉइड स्टॉक, क्योंकि जो भी स्टॉक इतने न्यूज से घिरा हो और बार बार इतना वॉलेटिलिटी दिखा रहा हो, उसमें ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि कल इसमें लॉन्ग पोजीशंस देखने को मिले हैं और अब स्टॉक जो है टेक्निकली भी 42-43 के आसपास स्टेबल हो रहा है, बट मेरे हिसाब से आई वुड बेस्ट अवॉइड इट। लेकिन अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग हैं या इसमें ऑलरेडी स्टकअप हैं तो मैं 43-50 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा और 50 के ऊपर अगर निकल जाता है तो मैं इसको ट्रेल करके ऊपर की तरफ लेता जाऊंगा स्टॉप लॉस को। बट फॉर रिकमेंडेशंस मेरे हिसाब से बेस्ट टू अवॉइड सच स्टॉक्स। ओके, टिन प्लेट के चार्ट्स पर जरा नजर डालें आप किरण, और राय आपसे लेना चाहता हूं क्योंकि कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए टिन प्लेट के। हालांकि नंबर्स मुझे तो कोई इतने दमदार दिखे नहीं, लेकिन हो सकता है मेटल कंपनी से रिलेटेड कारोबार में नंबर से कमजोरी आ रही हो, क्योंकि स्टॉक का रिएक्शन आप देखिए इस वक्त यहाँ पर साफ तौर पर 5% मजबूती का दिख रहा है। और नंबर्स बता दूं, प्रॉफिट जरूर 43% बढ़कर आया 21 करोड़ का, आय में कमी हुई है 9% की, तो हो सकता है प्रॉफिट पर बाजार का रिएक्शन है। चार्ट पर क्या संकेत है? 71 पे प्री मार्केट पे प्री ओपन में ट्रेड कर रहा है, तो मेरे ख्याल से 72 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। 72 एक लेवल है जहां पे हमने डेली बेसिस पे पिछले मूव में टॉप किया था क्लोजिंग बेसिस पे, तो मेरे ख्याल से अगर 72 के ऊपर चलता है तो इसमें कुछ दम रहेगा, पर मेरे ख्याल से वीकनेस है। कल भी स्टॉक ने 71 के लेवल से बिकवाली देखी थी, और अगर 70 के नीचे ही ट्रेड करता है तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक से एग्जिट कर देना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इसमें शॉर्ट भी कर सकते हैं 72.50 का स्टॉप लॉस लेके, और आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 66 का। ओके, तो ये राय आती हुई इस वक्त साफ तौर पर इन स्टॉक पर। चलिए बाजारों के खुलने की तैयारी और शुरुआत हम हरे निशान के साथ करेंगे। ये संकेत इस वक्त आते हुए दिख रहे हैं, कम से कम 37 अंक ऊपर है सेंसेक्स, 5 अंक ऊपर। निफ्टी खुलेगा 8280, कल का हाई है 8283 का, उसके बेहद करीब खुलेंगे। और निफ्टी में सबसे टॉप गेनर होगा अल्ट्राटेक सीमेंट, जहां पर 1.5% की मजबूती, दिग्गजों की राय खरीदारी की आती हुई दिख रही CLSA और क्रेडिट स्विस की तरफ से। और ल्यूपिन के विदेशी निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी मिली, FIPB की तरफ से 1.25% ये मजबूत खुलेगा। तो फार्मा शेयरों में मजबूती दिख रही, ल्यूपिन, सन, डॉक्टर तीनों कल मजबूत है, मजबूत रहेंगे। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी में हरे निशान के साथ शुरुआत हुई, 25 अंक ऊपर सेंसेक्स है, लेकिन निफ्टी लाल निशान में फिसलता हुआ 2 अंक नीचे। तो शांत शुरुआत कहनी होगी आज के सेशन की। मजबूती कहाँ है? PNB यहाँ पर माफ कीजिएगा, अल्ट्राटेक सीमेंट 1.5% मजबूत है, लुपिन 1% मजबूत है, डॉक्टर में 0.5% के आसपास की मजबूती, TCS, विप्रो जैसे शेयर थोड़े हरे निशान में खुलते हुए दिख रहे। तो डिफेंसिव शेयरों में ही खरीदारी है, फार्मा और IT शेयरों में चुनिंदा खरीदारी आपको नजर आएगी इस वक्त। आइए कमजोर शेयरों पर नजर डालें। जैसा हम बात कर रहे थे, टेलीकॉम शेयरों पर रहेगा दबाव, भारतीय 1% के नुकसान के साथ टॉप लूजर। कच्चे तेल की गिरावट का नुकसान ONGC और केन को उठाना पड़ रहा है। भारतीय के साथ साथ आइडिया गिरता हुआ दिख रहा है, आइडिया में भी गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है 0.5% के आसपास की। सीमेंट शेयरों में SCC आज नतीजे से पहले 0.5% कमजोर है, HDFC लिमिटेड में 0.5% का नुकसान दिखेगा आपको। सेंसेक्स और निफ्टी में 11 अंकों का सेंसेक्स में और 6 अंक नीचे निफ्टी आता हुआ दिख रहा है। मिड कैप इंडेक्स हालांकि मजबूत है, बैंक निफ्टी में कमजोरी का रुझान। आइए वायदा कारोबार में आईशर मोटर्स 3% के नुकसान के साथ टॉप लूजर, और उसके ठीक पीछे ONGC है, वेदांता 1% कमजोर है, हिंडाल्को 0.5% कमजोर है। तो कमजोरी के लिहाज से ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयर है, और साथ ही मेटल्स हैं आज के सेशन में। मजबूत क्या है? SKS माइक्रो 3% की मजबूती दिख रही, तो कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं हुई है SKS माइक्रो में, जिस तरह के नंबर है उसको देखते हुए 3-3.5% की मजबूती। IDBI बैंक 1.5% मजबूत है, हिंदुस्तान जिंक 1.5% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है, लेकिन इससे बेहतर है अल्ट्राटेक सीमेंट जहां पर मजबूती है। लेकिन ऑयल एंड गैस स्पेस को छोड़कर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में मजबूती है। HPBP आज मजबूत शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बाजार ठंडा है थोड़ा। 25 अंक इस वक्त आपको नीचे दिखेगा सेंसेक्स, और 10 अंक नीचे निफ्टी है। मिड कैप इंडेक्स में लेकिन 1/4% से ज्यादा की मजबूती, और स्मॉल कैप शेयर भी मजबूत है। हर्षदा, कहाँ एक्शन है, कहाँ नजर है आपकी? पूरा एक्शन SREI इंफ्रा और टाटा टेली महाराष्ट्र, इन दोनों स्टॉक्स में इस समय दिखाई दे रहा है। TTML का शेयर देखिए 5.5% भागा है। SREI इंफ्रा करीब 59 पर ट्रेड करता हुआ 5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। आज सुबह की बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि ATC के साथ वो डील कल अनाउंस होगी। 20 से 21 हजार करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू दी गई है, और यहाँ पर
SRVI एंट्रा अपना 18.5% हिस्सेदारी बेचेगी और जो 54% हिस्सेदारी टाटा टेली सर्विसेज की है वो 32% पर रह जाएगी इस डील के बाद। तो दोनों स्टॉक्स आज काफी हरकत में आते हुए। मोतीलाल ओसवाल का शेयर आपके लिए हाजिर करेंगे। नतीजों के बाद 3% ऊपर खुला है ये शेयर। हिंदुस्तान जिंक नंबर्स के बाद आप देखिए करीब 2% तक की तेजी दिखाता हुआ। टिन प्लेट की जो हम बात कर रहे थे, बाजार खुलने से ठीक पहले मुनाफे में 43% का इजाफा देखने को मिला है और स्टॉक आप देखिए लहराता हुआ 2.5% ऊपर आज के सत्र में। ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर खबरों या नतीजों के बल पर एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। दबाव दिखना चाहिए गति के शेयर पर, क्योंकि यहां पर एक निराशाजनक परफॉर्मेंस देखने को मिली और स्टॉक देखिए 4% नीचे आज के कारोबार के शुरुआत में ही। साथ ही साथ आज नतीजे आएंगे बायोकॉन जैसी कंपनी के, फेडरल बैंक जैसे नतीजों पर भी नजरें रहेंगी और उसके पहले एकदम शांत स्वभाव दिखता हुआ इन स्टॉक्स की ओर से ज्यादा हरकत नहीं देखने को मिली है। तो ये फिलहाल वो मिड कैप के बिग गेनर्स है या फिर एक्शन वाले काउंटर्स है। हेक्सेवेयर में कल बाजार के दौरान, कारोबार के दौरान, शुरुआती ट्रेड के दौरान ही काफी एक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। आज फिर देखिए 1.5% ऊपर ये काउंटर दिखा है। IDBI बैंक में एक पुल बैक आया। पेट्रोनेट एनर्जी नंबर्स के बाद और ब्रोकरेज रिपोर्ट के बाद 1% की तेजी इस स्टॉक में आती हुई दिखाई दी है। ज्योति लैब्स में काफी समय बाद 1% का इजाफा खुलते ही देखने को मिला है। वॉल्यूम्स हालांकि बहुत कम होते हैं इस शेयर में। तो ये स्टॉक्स है जहां पर हरकत आती हुई। जेके टायर करीब 2.5% ऊपर है आज के कारोबार में। सेल साइड की पोजीशंस, एमटेक ऑटो में 1.5% नीचे ये, IFCI, गेटवे डिस्ट्री पार्क्स, IVRCL, NMDC, ये कुछ काउंटर्स है जहां पर कुछ बिकवाली का दबाव आज फिर देखने को मिला है। स्पाइस जेट लगातार तेजी पकड़े हुए है। आज 4880 पर ट्रेड करता हुआ करीब 2-2.5% ऊपर। जेट एयरवेज की भी चाल देख लेते हैं, क्या वहां पर भी इसी तरह की मजबूती कायम है। जेट आज थोड़ा सा सुस्त है, 418 पर ट्रेड करता हुआ। बिल्कुल, और ये है एक्शन आज का। बाजार हरे निशान में लौटने की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं। नतीजों के दम पर कुछ और एक्शन। मोतीलाल ओसवाल 3% ऊपर है। कल अच्छे नतीजे पेश किए इस कंपनी ने भी और हिंदुस्तान जिंक में 2% के आसपास की तेजी इस वक्त आपको नजर आएगी। बायोकॉन जो आज नतीजे देने वाला है, इसी पर एक राय ली जाए। हेमंत, क्या तेजी की पोजीशन बनाने का मौका दिख रहा है स्टॉक में? कहीं कोई इजाफा हुआ है ओपन इंटरेस्ट में? लॉन्ग्स बन रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से डेफिनेटली बन रहे हैं लॉन्ग्स और मेरा टारगेट रहेगा 474 का। स्टॉक बहुत टाइम से 475 को क्रॉस नहीं कर पाया है और मैं अमरीश की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इट्स बीन अ कंप्लीट अंडर परफॉर्मर, बट जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट अब ऐड होना शुरू हुआ है, मेरे ख्याल कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं ऑलरेडी बिल्ट अप फ्रॉम द रिजल्ट। तो 474 475 लगता है टारगेट और डाउन साइड आप स्टॉप लॉस रखिए 452 का, क्योंकि उसके नीचे जाता ही फिर से ये उसी चैनल में एंटर कर जाएगा, विच विल नॉट बी हेल्दी फॉर बायोकॉन। थोड़ा सा सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है शेयर। SKS माइक्रो पर इस समय आपकी क्या सलाह होगी हेमंत? कंपनी ने नंबर्स तो अच्छे पेश किए हैं, साथ ही कहा है कि 290 करोड़ का वो यहाँ पर जो आय है वो दिखाते हुए नजर आएंगे। इनका गाइडेंस काफी बेहतर हुआ है। उस लिहाज से क्या स्टॉक में जो एक्शन आ रहा है वो काफी है या फिर अब भी मौका है नई तेजी करने का? देखिए हर्षिता, स्टॉक अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, 382 और 386 का बॉटम इसने सितंबर में बनाया था, वहां से तकरीबन 70 से 80 रुपए स्टॉक लगभग वन साइड बढ़ा है। अगर मैं कल का डेटा छोड़ दूं जहां थोड़ा सा पहले गिरावट आई और फिर ऊपर बढ़ा है ये, उस हिसाब से चार्टिकली बहुत स्ट्रांग लग रहा है। ओपन इंटरेस्ट लगातार एक्यूमुलेशन हुआ है, बहुत ज्यादा तो किसी दिन ऐड नहीं हुआ है, बट एक्यूमुलेशन हुआ है लॉन्ग साइड पे। तो स्टॉक में सारे पैरामीटर्स बाय की तरफ सिग्नल दे रहे हैं। सिर्फ एक ही चीज है कि स्टॉक थोड़ा बढ़ गया है, तो अगर थोड़ा नीचे मिल सके अराउंड 450 455 तो मेरे ख्याल एक अच्छा बेट हो जाएगा, क्योंकि टारगेट मेरा सामने ही है 475, तो बहुत ज्यादा जगह बची नहीं है टारगेट में अभी, अनलेस अनटिल सरप्राइज करे 475 को भी क्रॉस करके। तो मेरे हिसाब से डिप्स पे बाय करने की कोशिश करें। अभी के लेवल से 464 465 से तो बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं बची है स्टॉक में यहां से ऊपर ज्यादा टारगेट की तरफ। ओके, फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करें। लेकिन IDFC और IDBI बैंक दो स्टॉक हैं जो काफी मजबूत नजर आ रहे हैं इस वक्त वायदा कारोबार में 2-2% की उछाल के साथ। अमरीश, कोई राय रखते हैं आप इन दोनों शेयरों पर खरीदारी करने के बारे में?
IDFC और IDBI बैंक? IDBI बैंक तो अभी तक लिस्टेड हुआ नहीं है, बट देन आई थिंक IDFC 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 बैंक, दैट्स व्हाट आई मीन, दैट्स नॉट बीन लिस्टेड एज ऑफ नाउ, बट IDFC मुझे लगता है कि इस लेवल पे लेना चाहिए, बिकॉज वैल्यूएशन वाइज आई थिंक इट स्टिल वर्क्स आउट टू अबाउट 75 to 78 रुपीज, और अभी अवेलेबल है करीब 60-61 के आसपास। ओके, तो ये फिलहाल IDFC पर कॉल है, लेकिन IDBI बैंक में किरण आपकी क्या सलाह होगी? 85 पर आज ट्रेड करता हुआ 2.5% की तेजी, लगभग अब 3% भागा है शेयर। हमने जो सितंबर महीने में 55 से लेके करीबन 83-84 तक जो एक रैली देखी थी, वर्टिकल रैली देखी थी, उसका फर्स्ट लेवल करेक्शन भी नहीं हुआ, जो कि सिर्फ 75 तक एक स्टॉक करेक्ट हुआ है और वापस एक बार एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बहुत ही शानदार चार्ट है जहां पे आपको बिल्कुल लॉन्ग रखने चाहिए। इसके लिए स्टॉप लॉस बिल्कुल 80 के तरफ रखनी चाहिए, जो कि बहुत दूर नहीं है करंट लेवल से, और आप टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं करीबन 92-93 के बहुत जल्द, यानी अगले 2 हफ्ते के अंदर। अगर ये टारगेट अचीव होते हैं तो उधर एक रिव्यू लेना चाहिए, जो कि क्योंकि ये जो मूव आई है 84 के ऊपर, ये पिछले 1.5 साल से के बाद आ रही है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन के बाद, बहुत बड़े हाइबरनेशन के बाद ये स्टॉक चलना चालू कर दिया है। तो मेरे ख्याल से इधर एक मार्केट आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाना चाहिए बैंकिंग स्टॉक्स में। तो बैंकिंग स्टॉक्स में ये एक मेरा पसंदीदा स्टॉक है जहां पे आपको मार्केट आउट परफॉर्मेंस जरूर देखने को मिल जाना चाहिए। ओके, तो ये राय आती हुई इस वक्त इन शेयरों पर, लेकिन बाजार में देखिए कोई खास डायरेक्शन बन नहीं रहा है, बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिख रहा है दिग्गजों में, लेकिन एक्शन जो है वो पूरी तरह से ब्रॉडर मार्केट में। मिड कैप इंडेक्स को देखिए अब धीरे धीरे अपनी मजबूती और बेहतर करके 0.5% की तेजी दिखा चुका है, तो यहां पर अच्छी खरीदारी होती हुई दिख रही है। आप देखिए स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी तेजी का रुझान बनता हुआ दिख रहा है, लगभग 0.5% की मजबूती वहां पर भी होती हुई दिख रही है। तो छोटे शेयरों में एक्शन पूरी तरह से खरीदारी की तरफ लौटता हुआ दिख रहा है, और यही शेयर आज ट्रेडिंग के बेहतर मौके आपको दे रहे हैं। ये बताएं कि स्पाइस जेट इस लिहाज से कहीं कोई मौका दे रहा है चार्ट्स पर किरण खरीदारी करने का, या फिर अब लगभग पीक आउट होने की तैयारी, क्योंकि इंडिगो का IPO 27 को खुलेगा। ज्यादातर लोग यही मान रहे हैं कि IPO के आसपास कहीं कहीं इतनी तेज रनअप के बाद अभी ये स्टॉक थक जाएगा। तो जेट और स्पाइस जेट ऊपर के क्या टारगेट बनते हैं, जो कि किसी के पास अगर शेयर है तो प्रॉफिट बुक कर ले वहां पर? अनिल जी, ये स्टॉक करीबन 25 रुपए से अभी करीबन 48-49 लेवल्स तक ट्रेड करता नजर, 50 रुपए के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा रनअप हो गया है, अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करने जैसा कुछ नहीं है। ये स्टॉक साइडवेज चला जाना चाहिए। साइडवेज टाइम करेक्शन अगर होता है तो एक हेल्दी करेक्शन रहेगा, और उसके बाद हम अगले ब्रेकआउट पे बाय करने की सलाह देंगे। लास्ट टाइम का टॉप जो कि 2012 का टॉप जो था वो करीबन 50 रुपए 30 पैसे, 50 रुपए 50 पैसे, एक 51.20 का टॉप था। तो मेरे ख्याल से इधर से रेजिस्टेंस जोन बहुत नजदीक है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। पर अगर अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ये 51-50 इजिली क्रॉस करता है तो एक फ्रेश बाय उभर के आएगा, पर ये कंसोलिडेशन के बाद। जेट की बात करें तो जेट भी उसी तरीके चार्ट पैटर्न्स है, जहां पे हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल्स करीबन आपको 436-437 के लेवल्स आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इधर भी एक फ्रेश बाय बनता नहीं है टेक्निकली, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। 2 स्टॉक्स भारत फोर्ज और मदरसन सुमी, हेमंत आपकी क्या सलाह होगी इन दोनों में ही? पिछले हफ्ते भारत फोर्ज में काफी गिरावट देखने को मिली थी जब बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने CLSA ने, माफ कीजिएगा, CLSA ने इसको डाउनग्रेड किया था। स्टॉक अब 900 के आसपास ट्रेड करता हुआ 1.5% ऊपर। मदरसन सुमी में भी हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। अब क्या रणनीति होनी चाहिए स्टॉक्स? देखिए, दोनों ही काउंटर्स काफी बीटन डाउन है और अब बहुत ही अहम सपोर्ट से रिबाउंड कर रहे हैं। 845-850 भारत फोर्ज के लिए एक बहुत ही स्ट्रांग बॉटम रहा है। वहीं से परसों से इसने वापस से थोड़ी सी बाइंग देखी है, बट अगेन इट हैज टू क्रॉस 940 टू गिव अ रियली परसेप्शन की जो बुल रन है वो वापस आ रहा है। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो 882 का स्टॉप लॉस लगाइए, 940 की अभी भी जगह है।
तो ट्रेडर्स के लिए अभी भी एक मौका है यहाँ पे 3 से 4% कमाने का। बट अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो मैं अभी भारत फोर्ज में वेट करने की सलाह दूंगा। मदरसन सुमी ने भी बहुत स्ट्रांग बॉटम 235, 240, अगर आप देखिए उसी चैनल से बार बार अब सपोर्ट ले रहा है वो स्टॉक, और टारगेट 260 का बनता है। तो मैं ख्याल ट्रेडर्स के लिए अभी भी दोनों स्टॉक्स में 3 से 4% की जगह है हर्षिता, बट पोजिशनल ट्रेडर्स थोड़ा सा अवॉइड करें दोनों ही स्टॉक्स को। ओके, ये राय आती है। लेकिन एक और स्टॉक जो आपके रडार पर होना चाहिए, ल्यूपिन, आज खबरों के दम पर एक्शन तो है ही कि इनके एफआईपीबी के प्रपोजल को, एफआईपीबी से प्रपोजल को मंजूरी मिली है विदेशी निवेश के लिए, तो वो एक पॉजिटिव है। लेकिन स्टॉक में देखिए एक बड़ा ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। ये ट्रेड वाकई में काफी बड़ा है। 6,90,000 शेयरों का एक ट्रेड हुआ है ल्यूपिन के काउंटर पर एनएससी पर। मैं देख लूं वॉल्यूम, जी हाँ, एनएससी पर 7,80,000 शेयरों का कारोबार है, जबकि बीएसई पर 8,000 शेयरों का भी कारोबार नहीं हुआ। तो बड़ा ट्रेड ल्यूपिन में हुआ है एनएससी पर। और जो हिस्सेदारी बदली है ल्यूपिन की वो भी काफी साइजेबल है। 0.15% हिस्सेदारी, निफ्टी की कंपनी की 0.15% हिस्सेदारी बदलना साइजेबल कही जा सकती, बड़ी कही जा सकती है। तो लुपिन में एक अच्छा एक्शन होता हुआ दिखा है, वॉल्यूम के लिहाज से भी, प्राइस के लिहाज से भी। 2,095 रुपए 50 पैसे, या यूं कहें कि 2,096 रुपए के आसपास ये ट्रेड हुआ, उसी के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हेमंत, राय है आपकी खरीदारी की? फार्मा शेयरों में कल से ही अच्छी मजबूती दिख रही है, लुपिन खरीदेंगे आप? देखिए अनिल जी, मैं लुपिन शायद नहीं खरीदूं, क्योंकि जिस तरह से ओआई वगैरह ऐड हुआ है, मैं शायद अजंता फार्मा खरीदूंगा, क्योंकि जिस तरह से कल 17% ऊपर इंटरेस्ट स्टॉक में ऐड हुआ है और मिड कैप फार्मास में मुझे यहां से ज्यादा तेजी लग रही है, तो मेरे को 1640 से 1650 का टारगेट वहां नजर आ रहा है। थोड़ा सा रिस्की है स्टॉक क्योंकि वॉलेटाइल है, बट मेरे ख्याल से जिस तरह से चार्ट पैटर्न्स आ रहे हैं और जिस तरह से कल ऊपर इंटरेस्ट ऐड हुआ है, ये स्टॉक यहां से अच्छा रिटर्न दे सकता है ट्रेडर्स को। तो मैं अजंता फार्मा लेने की सलाह दूंगा। अजंता फार्मा में बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे, ये सलाह है इस समय हेमंत की। शुक्रिया आप सभी का हमारे लिए समय निकालने के लिए, किरण, अमरीश और हेमंत। वक्त हो रहा है इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते सेंसेक्स और निफ्टी की चाल आपके लिए एक बार फिर हाजिर करते हैं। एकदम फ्लैट है, सपाट कारोबार, ज्यादा कुछ एक्शन नहीं दिख रहा है इंडेक्स में। 8270 पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ 27,365 पर सेंसेक्स है। मिड कैप काउंटर्स में कल जहां पर 100 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली थी, यहां पर भी थोड़ी सी धीमी शुरुआत हुई, अब धीरे धीरे करके तेजी बढ़ती हुई 77 अंकों का इजाफा ये इंडेक्स दिखा रहा है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आगे हमारे साथ सिंगापुर से जुड़ेंगे हीलियस कैपिटल के समीर अरोड़ा। और अब वक्त है हमारी खास सीरीज बाजार के भविष्य यानी कि क्रिस्टल बॉल का। और आज हमारे साथ इस खास सीरीज में जुड़ रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज, दर्शकों के चहेते और हेलियस कैपिटल के फंड मैनेजर समीर अरोड़ा सिंगापुर से। समीर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। 9,100 से 7,500 और 7,500 से 8,300 बीचों बीच में हम पूरी इस रेंज के। अब यहां से बाजार किधर जाएगा, ऊपर या नीचे? मुझे लगता है बाजार, अगर आप इंडेक्स को कहते हैं तो कहीं नहीं जाएगा, बिकॉज जो काफी इन्फ्लुएंस है इंडेक्स पे काफी कंपनियों का, उनकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स काफी हैं। कईयों की प्रॉब्लम है कि वो कमोडिटी साइकिल में है, कईयों की है कि वो लेवरेज है, कईयों का है कि उनकी न्यू टेक्नोलॉजी उनके सेक्टर्स को अफेक्ट कर रही है। सो मुझे लगता है अगर आप ऐसे कहें कि इंडेक्स आ जाएगा, मुझे लगता है 5-10% ऊपर नीचे हो जाएगा, बट क्योंकि एक ग्रुप इज रियली बैडली अफेक्टेड। एक ग्रुप मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज आर बैडली अफेक्टेड और उनका आसानी से सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा। आपने कमोडिटीज की बात की और जो कंपनियां नई टेक्नोलॉजी से जूझ रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, उनकी बात की, यानी कि टेक आईटी के जो दिग्गज हैं और जो मेटल कंपनियों का हाल है, क्या इस समय फिर उन स्टॉक से दूर रहना चाहिए जिस तरह के हेडविंड्स इन कंपनियों पर है? क्योंकि शायद अगले 2-3 तिमाहियों
आईटी कंपनी से हम दूर नहीं है, वी ओन देम, बट मुझे ये नहीं लगता कि उसमें बहुत पैसे बनेंगे। बट अगर आप बाकी कंपनियों से कंपेयर करें तो आईटी कंपनी अपने हिसाब से ठीक है, उनके वैल्यूएशंस काफी कम है, उनकी हिस्ट्री अच्छी है, वो फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड है इन टर्म्स ऑफ कभी इंडिया में प्रॉब्लम हो जाती है तो रुपये की डेप्रिसिएशन से आपको थोड़ा हेज मिल जाता है, तो वो इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियोज में तो होगा। बट अगर किसी को पैसे पूरे मैक्सिमाइज करने आ जाए तो फिर भी जरूरत नहीं है। लेकिन हम तो रखते हैं, हमारे पास 3 स्टॉक्स हैं, अराउंड 8% ऑफ द पोर्टफोलियो। कमोडिटी तो हम पहले भी नहीं लेते थे और अभी मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी उसमें रिवाइवल का चांस है, लेकिन जिसमें रिवाइवल हो जाएगा फिर उनका डेट बहुत हाई है, तो इक्विटी इन्वेस्टर को क्या मिलेगा, मुझे लगता है कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्या कमोडिटीज में आप समीर शॉर्ट हैं? क्या आपके एवरग्रीन शॉर्ट्स में कमोडिटीज हैं, या फिर अभी इस वक्त आपके पोर्टफोलियो का किस तरह से बैलेंसिंग है, कितने शॉर्ट कितने लॉन्ग? हम हमेशा ही शॉर्ट रखते हैं और हम वो 20-25% ऊपर तक तो कवर नहीं करते हैं, और अभी वो 20-25% से कम ऊपर गए हैं इस महीने, तो हम तो शॉर्ट करेंगे और थोड़ा थोड़ा ऐड कर देते हैं। अभी अगर आप लास्ट 5, 7, 10 दिन देखें तो जिन कंपनियों को देखकर ये शेयर गए आप वो सारे डाउन हो चुकी हैं। ग्लेनकोर को देखिए कल 5% डाउन, एल्कोर को देखिए कल डाउन, आर्सेलॉरमित्तल कल डाउन 4%। हमारे लोग सपने लेते हैं, वो 2-3 दिन बाद वो भी जाग जाते हैं, सब ठीक है। ऐसे रिजल्ट सीजन में जहां पर हमने देखा है बहुत ही स्टैगर्ड परफॉर्मेंस है, मिड कैप कंपनियां ठीक प्रदर्शन दे रही, लेकिन दिग्गजों में ऐसे कोई उत्साहजनक नतीजे नहीं देखने को मिले हैं रिलायंस को छोड़कर। पैसा कहां पर बनेगा समीर? पैसा जी इस बार एक तो इंडेक्स टाइप बिग पिक्चर में तो कम बनेगा मुझे लगता है, बिकॉज एक और प्रॉब्लम ये है कि ये जो न्यू बिजनेसेस शुरू हैं, जैसे आप कहें कि ई कॉमर्स, अब ई कॉमर्स में पैसे तो नहीं बनेंगे, लेकिन ई कॉमर्स बाकी लोगों को पैसे भी नहीं बनाने देगा। अगर आप सोचें कि अब आपके हाइपर लोकल डिलीवरी होगी खाने की, तो जो पहले 1-2 लिस्टेड कंपनियां जिनका मेन बात था कि यू कुड ऑर्डर एट होम, वो सब न्यूट्रलाइज हो जाता है। मुझे तो लगता है अगर आपको और स्कैरी होना है, विच इज एक्चुअली गुड फॉर इंडिया बट बैड फॉर बिजनेसेस, तो आप देखिए आजकल जो ट्रेंड है सोलर एनर्जी में, यूएस में इट इज बिलीव्ड कि बाय 2016 सोलर एनर्जी विल बी चीपर देन कन्वेंशनल एनर्जी एंड इन अनदर 1 or 2 years मे बी इन द वर्ल्ड। तो हमारी जो पुराने ग्रुप की कंपनीज हैं, जो कोल है जिनके पास जो प्लांट लगा रही है, पावर लगा रही है, ओवर टाइम हु विल बी इंटरेस्टेड इन दैट? दैट डजंट मीन कि वो लॉस करने लग जाएंगी पहले, क्योंकि एक दिन में थोड़ा हमारी कंट्री चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि 10-20 सालों में इनका फ्यूचर ही नहीं है, बिकॉज सोलर एनर्जी इज चीपर, देयर ऑन द मार्जिन, हु वांट्स टू इन्वेस्ट। अब कईयों का डेट बहुत हाई है, तो पैसे कहाँ बनेंगे? जो बनेंगे वो उनमें बनेंगे जो इंडियन कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टॉक्स है, तो उसमें बनते हैं हमेशा, क्योंकि उसमें कंज्यूमर का अगर इनकम बढ़ेगी या उनको ये 7th पे कमीशन मिलेगी, किसी को और ऑफ मिलेगा, एंड इन जनरल उनकी नौकरियां चलती रही, तो उसके रिलेटेड स्टॉक्स में इंडिया हैज अ लॉट ऑफ कैचअप। सेकेंड, हम तो पुराने में बोलते हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को कंज्यूमर ही गिनते हैं आधा पौना, बिकॉज दे लेंड टू कंज्यूमर। We think NBFCs will make money because interest rates are on the decline, and वो स्पेशलाइज चीजें करते हैं, कोई मॉर्गेज फंडिंग कर रहा है, कोई आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल फंड कर रहा है, वो चलता रहेगा थोड़ा बहुत, और फार्मा में भी थोड़ा बहुत चलेगा, वही पुरानी चीजें हैं, नई चीजें रोज क्यों ढूंढते हैं? तो क्योंकि आपने ई कॉमर्स और हाइपर लोकल की बात कही, मैं बस क्यूरियस हूं आपसे ये जानने के लिए कि इक्विटी से हटकर आप क्या इन स्टार्टअप्स में निवेश के बारे में अब सोचने लगे हैं? नहीं जी नहीं, मेरे को लगता है बहुत नुकसान होगा, लेकिन वो इनको भी नुकसान करा के जाएंगे दूसरी साइड का, उनमें तो नुकसान होना ही है गारंटीड, उसमें तो कंफ्यूजन किस बात का है। लेकिन द फैक्ट इज दैट दे विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी, नॉट इकोनॉमी सॉरी, ऑन ऑब्वियसली बिजनेसेस जो उससे compete करने के लिए विल फाइंड इट डिफिकल्ट। अगर आप किसी एक साइड में फंडिंग करते रहे, सब्सिडी देते रहे या डिस्काउंट देते रहे या ना भी दें, उसकी वैल्यूएशन अलग बात है, इसलिए मैं तो नहीं इन्वेस्ट करूंगा, बट आई एम सेइंग उसका इम्पैक्ट ऑन द अदर साइड विल बी देयर वेदर वी लाइक द ई कॉमर्स साइड और नॉट, एज एन इन्वेस्टमेंट। एज अ बिजनेस तो मतलब एज एन एक्टिविटी तो वो अब आप रोक नहीं सकते ना, हम तो ये कह रहे हैं क्योंकि वैल्यूएशन ज्यादा है, उनके लॉसेज ज्यादा है, अगर अपना सही में वी इन्वेस्ट इन लिस्टेड, पर उनका नेगेटिव इम्पैक्ट भी काफी होगा हमारे कई बिजनेसेस पर। सर कुछ इंटरेस्टिंग आईपीओज आ रहे हैं आजकल, पहले हमने कॉफी डे एंटरप्राइजेस का देखा, अब इंडिगो वाला आईपीओ खुलने वाला है, क्या
यहाँ पर कहीं किसी तरह का इंटरेस्ट बन रहा है आपका, कहीं आप आईपीओ में पैसा लगाने का मौका देखें? इस बार एक्चुअली क्या है, अगर मैं बिग पिक्चर देखूं तो मुझे लगता है कि जो पुराने ग्रुप्स की पुरानी कंपनीज है वो हर तरीके से अटैक में है। किसी में है कि नया कंपेटिटर आ रहा है, किसी में है कि वो पावर में है, किसी का वो यूटिलिटी में है, किसी की रिटेल कंपनी है जिनकी अगर ई कॉमर्स अटैक है। तो मुझे लगता है कि न्यू बिजनेसेस जो अब आ रहे हैं वो एक्चुअली अच्छे हैं। उनकी वैल्यूएशन की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि वो डिपेंड करता है, तो उस हिसाब से इंडिगो भी अच्छी है, लेकिन उसकी वैल्यूएशन हमें बहुत ज्यादा लग रही है, तो शायद हम ना लें। लेकिन कोई वो पैथोलॉजिकल लैब्स आ रही है, कोई हॉस्पिटल आ रहे हैं, परफ्यूम वाली कंपनीज आ रही है, दिस विल बी द न्यू थिंग आई थिंक। सो आई थिंक इस टाइप का जो इस बार जो मिक्स ऑफ आईपीओज विच आर कमिंग, वैल्यूएशन अब हमें पता भी नहीं आता होगी क्योंकि वो तो हमें पता ही नहीं, एक्सेप्ट इंडिगो की थोड़ी पता है। कंपनीज विल बी गुड और आर गुड और आर बेटर, so they will be interesting, yes. लेकिन एक और चीज जिस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ, वो बड़ी इवेंट बाजार के लिए होगी, वो बिहार के इलेक्शंस की। कितना असर पड़ सकता है बिहार के इलेक्शन का अगर एनडीए की सरकार बनती है या नहीं बनती है? तो उसका शॉर्ट टर्म में तो इम्पैक्ट होगा जी, उसका शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट होगा बिकॉज द फैक्ट इज कि आपको लगता है कि अब देयरफॉर विल दे बिकम मोर डिफेंसिव, विल दे बिकम लेस डिफेंसिव अबाउट ऑल दीज थिंग्स। वो कैसे ट्राई टू पैसिफाई करेंगे वो सोशल जो इशू जिसके कारण अगर वो हारे या जीते क्या होगा। सो आई वुड थिंक कि इट इज एन इशू आफ्टर November 8 को शायद आना है रिजल्ट, तो 1-2 हफ्ते तो उसका इफेक्ट रहेगा जो भी होगा, प्लस या माइनस। लेकिन समीर, क्योंकि नवंबर में जब ये रिजल्ट आएंगे उसके बाद इम्पैक्ट होगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं कोई इस लिहाज से बाजार लॉन्गर टर्म का व्यू लेगा कि इस इलेक्शन के बाद रिफॉर्म्स कितने हो सकते हैं, काम सरकार का कितना कम या ज्यादा हो सकता है, इस तरह का पॉलिसी डिसीजंस जो सरकार को लेने उस पर कोई असर पड़ेगा क्या आपको? तो उसी के लिए तो मार्केट गिरेगी। मार्केट को ये लगेगा कि एक सपोर्ट, सपोज आप नहीं जीतते तो उससे लगेगा कि मे बी दीज पॉलिसीज आर नॉट व्हाट द वर्ल्ड वांट्स, द इंडियन पब्लिक डज नॉट वांट रिफॉर्म, हु नोज। ये मेन बात यह है कि द लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट थोड़ी बहुत तो अफेक्ट हो जाती है, 2% ऑफ द मार्जिन, कि आप अगर गंदे तरीके से हारे, सपोज अगर आप 10-5 से हारे जीते हैं तो ठीक है, फॉर्मल से एवरीडे इलेक्शन होते हैं। सो जैसे दिल्ली हुआ था बहुत गंदा हुआ था, उस टाइप तो होगा भी नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग कि इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ इट इज इंटरप्रेटेड, उस वक्त बाकी मूड क्या है, बट यू कांट से ऑन मंडे मॉर्निंग एटलीस्ट और 9th of November कि जी बीजेपी हार गई है, बहुत चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब ऐसे तो नहीं हो सकता। ग्लोबल मार्केट्स पर एक बार आपसे राय लेना चाहता हूं, क्योंकि सितंबर में ऐसा लग रहा था कि बड़ा पैनिक जैसा माहौल है। 8 सितंबर को हमने भी लो बनाया हमारे मार्केट में 7,600 के थोड़ा सा नीचे। क्या लगता है उतनी बुरी सिचुएशन अब नहीं रहेगी? उस सब पीरियड से हम निकल चुके हैं, और जो लोग अगर मिस कर चुके हैं, जिन्हें लग रहा था कि 7,500 पे 7,000 हो जाएगा, 6,800 हो जाएगा, अलग अलग लेवल्स आ रहे थे, उनके लिए अब वो मौके नहीं मिलने वाले। ये कहना आसान है, सही है? ये पता नहीं आसान है कि नहीं, पर मुझे लगता है कि ग्लोबल प्रॉब्लम कोई खास नहीं है। अगर आप चाइना को भी देखें, चाइना का स्लो डाउन है, इसलिए मुझे वो कमोडिटीज वगैरह नहीं पसंद, बट उसमें एनालिसिस करने की क्या बात है? इज इट नॉट ऑब्वियस टू द वर्ल्ड कि चाइना 50% ऑफ सीमेंट, so much % ऑफ स्टील वर्ल्ड का कंज्यूम करता था, और उसकी ना उसको जरूरत थी ना किसी और को जरूरत है, इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की 10 साल अहेड ऑफ टाइम, एंड वो तो स्लो डाउन होना था। लेकिन अगर आप वैसे देखें कि जब चाइना 9 या 10% ग्रो करता था इन 2003, 4, 5, 6 टाइप ऑफ पीरियड, तो यूएस को कौन सी बड़ी ग्रोथ मिली थी उससे? यूएस ग्रोथ तभी भी 2-2.5% होती थी। सो चाइना की ग्रोथ ने कोई यूएस की हेल्प नहीं की, चाइना की ग्रोथ में मे बी एक तो जो कमोडिटी कंट्रीज की हेल्प की, जैसे ऑस्ट्रेलिया की, ब्राजील की वगैरह वगैरह। सेकेंड में भी जर्मनी टाइप की जिन्होंने हैवी मशीनरी भेजी विच चाइना वुड यूज टू देन प्रोड्यूस फॉर द वर्ल्ड। बट यूएस कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं हुआ था, यूएस कंज्यूमर को फायदा हुआ था कि सस्ती चीजें मिली थी, बट यूएस की ग्रोथ, यूएस में नौकरियां नहीं बढ़ गई थी, तो चाइना वाज डूइंग वेल। तो अगर चाइना स्लो डाउन करेगा, वो जिन जिन लोगों को फायदे हुए थे, जो कमोडिटी प्रोड्यूसर्स थे, उनका थोड़ा बहुत नुकसान होगा। सो चाइना ने बेसिकली उनका मार्केट छीना था इन सम सेंस। जो चीजें पहले अदर एशियन कंट्रीज में बनती थी या यूएस में बनती थी, वो उसके बदले चाइना ने बनानी शुरू कर दी। तो अगर चाइना बस्ट ना हो जाए, नो रीजन, थोड़ा स्लो डाउन हो जाए, आई डोंट थिंक द वर्ल्ड केयर्स।
अल्टीमेटली चाइना आपकी फैक्ट्री थी और आप कंज्यूमर हो, सपोज एज ए यूएस, बिकॉज यूएस इज व्हाट इज ड्राइविंग इट, तो कंज्यूमर ठीक होना चाहिए, फैक्ट्री कुछ बंद थोड़ा हो रही है, फैक्ट्री तो फिर भी काम कर रही है, ठीक है, वही तो बना रहा आपसे हमारे लिए, दैट इज द यूएस फॉर्मूला। तो यूएस इज डूइंग वेरी वेल एंड यूएस इज डूइंग वेल, तो उसके हिसाब से यूरोप अपने हिसाब से उसी हिसाब से करता रहेगा 2 साल पीछे। आई थिंक वर्ल्ड इज ओके। मेरा आखिरी सवाल आपसे, इंडिया की जो बड़ा ट्रिगर है रेट कट साइकिल का, उस पर है। आपने कहा आप कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टॉक्स पर फोकस करना चाहेंगे, तो क्या उसमें रियल एस्टेट या फिर दूसरी इंफ्रा कंपनियों को भी रखना चाहिए जिनको घटती रेट्स का फायदा मिलेगा, या फिर आप उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे ऑटो कंपनियों पर ही, एफएमसीजी कंपनियों पर ही? अगर कोई आदमी मर रहा हो लेकिन उसको खांसी लग जाए और आप उसको खांसी की गोली दे दो, तो आप क्या कहेंगे कि वो ठीक हो गया कि नहीं ठीक हुआ? जो आदमी खत्म हो रहा है उसके पीछे कहा जा रहे हैं कि उसको थोड़ा सा उसका गला ठीक हो गया कि नहीं हुआ? वी आर टॉकिंग अबाउट अ हेल्दी गाय, नॉट अबाउट सम गाय हु इज अदरवाइज इन हंड्रेड्स ऑफ ट्रबल्स, बट उसकी एक ट्रबल थोड़ी कम हो गई है। पहली बात है कि कंज्यूमर का बिहेवियर ही चेंज हो गया है। पहले बिजनेस मॉडल था रियल एस्टेट कंपनी का कि उनकी फाइनेंसिंग हम करते थे, अब वो कहेंगे जी फर्स्ट फ्लोर पे अपार्टमेंट पहुंच गया, बिल्डिंग पहुंच गया, आप लोग जी 10% ले लो। अब हम कहते हैं ना, पहले पूरी बिल्डिंग बना, पहले अप्रूवल लेके आ, फिर हमारे पास आई हो, क्योंकि हमें तेरा भरोसा नहीं है, तूने लास्ट टाइम 3 साल पहले पैसे ले लिया, 5 साल तक अपार्टमेंट नहीं दिया, तो उसमें इंटरेस्ट रेट क्या करे? वी डोंट ट्रस्ट देम एनी मोर एज वी शुड नेवर हैव ट्रस्टेड देम। वो आपको कहानी बना के प्लॉट दिखा के कहते थे जी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई, अब आप हमें पैसे देने शुरू कर दो। अब कौन करेगा वो? सो द होल बिजनेस मॉडल इज चेंज। पहले इट वाज सेल्फ फंडिंग, वी वर फाइनेंसिंग देम और फाइनेंसिंग आवरसेल्व्स। अब हम कहते हैं तू पहले बोरो करके पूरा मकान बना। और मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये फॉरेनर आके इंडिया में बिल्डिंग्स खरीद रहे हैं, इन्होंने पहले हर चीज में लॉस कराया, इसमें यू टेल मी, आई एम नॉट, यू टेल मी 9 या 10% रुपी यील्ड है, तो करो क्या उसका? 8% तो गवर्नमेंट की यील्ड है, तो आप 10% यील्ड के लिए इंडिया में बिल्डिंग खरीदे जा रहे हैं। मेरे को कोई एक लाइन समझा दे कि क्यों कर रहे हैं 10 रुपए रुपी रिटर्न के लिए? करेंसी की बेटिंग कर रहे हैं ये प्राइवेट इक्विटी वाले, लेवरेज तो कर नहीं सकते, क्योंकि 10% बनाने के लिए आपको 10% से ज्यादा आपको बोरो इंडिया में मिलेगा। क्या पता है लोगों का, कोई मतलब नहीं आसपास जाने का इन सेक्टर्स के। शुक्रिया समीर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और साथ ही बाजार और आपका डायरेक्शन हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसमें लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे। हम बातचीत करेंगे कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के संजीव प्रसाद से, जानेंगे बाजार पर उनकी राय इस ब्रेक के बाद। 25 अंक नीचे है सेंसेक्स और निफ्टी पर नुकसान 8 अंकों का, लेकिन मिड कैप शेयर धीरे धीरे अपनी मजबूती बढ़ाकर अब 1% के आसपास की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हमारे साथ सिंगापुर से एक और गेस्ट जुड़ रहे हैं और कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजीव प्रसाद हमारे साथ इस वक्त। संजीव जी स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार। पहला सवाल तो यही लेना चाहता हूं कि बाजार में काफी इंटरेस्टिंग एक रनअप देखने को मिला है निचले स्तरों से, जो रिकवरी हुई सितंबर के लो से। आपको क्या लग रहा है, क्या बाजार का यही मोमेंटम बरकरार रहने वाला है या फिर कुछ वक्त हमें यहां बिताना पड़ेगा? डायरेक्शन को लेकर आप कितने पॉजिटिव हैं इस वक्त? I would think the upside is somewhat limited from where we are, for the simple reason the risk reward balance is not as favorable as it was, let's say, 45-60 days back. If you look at the market more on a sectoral basis, a lot of stocks let's say in the consumer, pharma, or even in the good quality private banks, they're all trading at pretty high valuations. So I don't see much of a upside in those names. Any upside is, if it is there, is in some of the names which people have some issues or the other. For example, you have the likes of private banks which have a lot of so-called NPL problems, the likes of, let's say, Axis or ICICI. Now, whether they will suddenly get re-rated while the NPL problem is still acting as on for rank, I'm not very sure. Similarly, you have stocks like the regulated utilities like NTPC, Power Grid, which are trading at reasonably attractive valuation. Both of them are below 10 times on the March 17 basis. So you can find some value over there. Similarly, Reliance looks okay at current levels. So there are some pockets of areas where valuations are quite okay. But for the broader market as a whole, I think the valuation upside is capped to some extent.
I look at the Nifty 50 index, for example, it's already trading at about 16 times on the March 17 basis, which means it is getting on slightly on the higher side now. क्योंकि आपने रिलायंस मेंशन किया संजीव जी, जो परफॉर्मेंस इस तिमाही में हमने देखी है आउटस्टैंडिंग रही है। सवाल है कि यहाँ से आगे क्या कंपनी इसी तरह का परफॉर्मेंस डिलीवर कर पाएगी? 10% प्लस के $10 प्लस के GRMs क्या मेंटेन करना आसान रहेगा? I would think the GRMs would come off from the second quarter report number of $10.6 a barrel. If you look at our full year numbers, anyway, we have taken a much lower number. We have taken only 9.7 for the full year, which means for the second half we are assuming much lower numbers compared to what we have seen in the first half, which was about 10.5 kind of a number. If you look at on a more longer term basis, on a more underlying basis, we are assuming $9 a barrel. On top of that, we are assuming some improvement in the margin based on the core gasification project which will come up, which will add about $1.5 to $2 per barrel to the margin. But the valuation of the stock are quite okay. If you look at March 16, for example, it will do about 80-81 rupees EPS. On a adjusted basis, that is for the treasury shares, it will do about 90 rupees EPS, which means the stock is available at about 10.5 times on the March 16 basis. And if you factor in the earning numbers of the two new projects which will start contributing from the end of the next fiscal year, then this company would have a more normalized, analyzed EPS closer to about 110 rupees adjusted for treasury shares, which means the stock can go up to about 1100 in a matter of, let's say, 15-18 months, whenever the market fully discounts the contribution from the two new projects. We are not giving any value for the entire telecom investment of 30,000 crores as of now. No value for the retailing business, no value for shale gas. And even then, we think the stock can go up to about 1100 rupees. सर, ऑटो कंपनियों पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। एक तरफ टाटा मोटर्स में काफी बेहतरीन उछाल दिखा है, निचले स्तरों से काफी अच्छी रिकवरी आई है। आज हीरो मोटोकॉर्प के भी नंबर्स आने वाले हैं। पूरी स्पेस को कैसे देख रहे हैं यहाँ पर, और क्या राय है आपकी इन शेयरों पर? See, we have been reducing the recommended weights in these sectors for the last 6 months or so. I still like Tata Motors and Maruti among the four-wheeler and the CV space. So if you look at the Maruti, it's a good long-term story. It's available at about 18 times the March 17 earning basis. So it's not cheap, but given where the penetration levels are there for four-wheelers in this country, it's about roughly 1/3 of China, so we have a long way to go as far as four-wheeler growth is concerned. So I'm quite okay with Maruti more on a medium-term basis. Tata Motors looks attractively valued. It's available at 3 EV/EBITDA adjusted for the value of the subsidiaries. I'm talking about the JLR portion. And the second half volume should see a strong recovery given the new launches which are taking place over there. And it doesn't look like China is as bad as is being made out in the press. Most of the underlying data suggests that the economy is slowing down, but it's not collapsing or anything like that. So if we put all that together, even Tata Motors looks quite reasonable at current levels. Two-wheelers, we have more of a neutralish view. We like Bajaj, but that's more because of its overseas exposure. And I think two-wheeler, the growth will be a lot lower compared to the four-wheeler in the medium to long term. I'm much more excited about the four-wheeler space compared to two-wheeler space. So that's about it. As I said, compared to our earlier excitement about automobile sector about a year back, we are a lot more neutralish, I would say, at current levels. क्योंकि अब फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो रही है, तो हम गेसिंग फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर नतीजों के लिहाज से क्या एफएमसीजी कंपनियों का परफॉर्मेंस कुछ बेहतर होने की उम्मीद है? इस बार एचयूएल ने तो क्लियर इंडिकेशन दिया दैट दे गोइंग टू लिटिल बिट स्ट्रगल, वॉल्यूम ग्रोथ सिंगल डिजिट में ही रहेगी। हर्ष मारेवाला जैसे लोगों ने भी हमें साफ संकेत दिए दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। इज देयर अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल? No, ultimately there is. These are, companies which will grow. But you're right in the sense that the next 2 quarters or even maybe slightly longer, the volume growth will be subdued over here for the simple reason you're not seeing a strong recovery in the economy. Consumption is still very weak, and particularly rural economy is struggling as of now, given all the usual factors which we know about, insufficient monsoons and so on and so forth. But eventually, as when the investment cycle starts picking up, you could see volume growth recovering. My bigger issue with the stocks is not so much about the fact whether the growth will come back or not. The bigger issue is, what kind of multiple should the stocks trade at,
in a much lesser inflation environment. Going forward, I think the whole world is taking a view that inflation in India will come off. And if that is the case, then the top line and bottom line growth of the consumer staple names would be a lot lower compared to what we have seen in the past. Okay, this year, because this year you will see some benefit of gross margin expansion because of the decline in commodity prices. But excluding that, on a more longer term basis, I would think consumer staple companies' top line growth is more like 10 to 15%, bottom line similar number. So in that context, whether it is logical to argue for 30-35 kind of a P multiple, most of the stocks are trading at on a March 17 basis, I'm not very sure. So my discomfort for these companies comes more from the valuation part, not so much on the growth part, which I think will eventually recover. Right. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकाल कर आज बाजार और तमाम सेक्टर पर आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो ये थे संजीव प्रसाद, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के। और बाजार ने एकदम शांत शुरुआत की है डायरेक्शन की तलाश में बाजार इस वक्त, लेकिन मिड कैप शेयरों में जबरदस्त एक्शन आज भी है। पहला सलाम में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ, क्योंकि कमोडिटी मार्केट्स खुलने का इंतजार है। सीधे चलेंगे प्रियंका संभव के पास। तो शुरुआत करते हैं कि कमोडिटी बाजार के लिए आज किस तरह के संकेत हैं। दाल पर सारा फोकस रहेगा, क्योंकि दाल की महंगाई पर काबू के लिए केंद्र सरकार की कोशिश और मध्य प्रदेश सरकार की सख्ती के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने भी दाल और खाने के तेल पर स्टॉक लिमिट लगा दी है। महाराष्ट्र में अब बड़े कारोबारी 350 टन से ज्यादा दाल का स्टॉक नहीं रख सकते हैं। कल चने में भी हम 4% की भारी गिरावट देख रहे थे। सोयाबीन और सरसों भी कल गिरावट के साथ ही बंद हुए हैं। अब तक राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्टॉक लिमिट लग चुकी है। जाहिर तौर पर जिस तरह से दाल की रिटेल कीमतें भाग रही हैं, उस पर सरकार की भी नजर है और इसको किसी भी तरह से कर्टेल करने की कोशिश की जा रही है इस स्टॉक लिमिट के जरिए। देश में 70% दाल का उत्पादन इन्हीं राज्यों से आता है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जो अब स्टॉक लिमिट लागू करते हुए दिख रहे हैं। माना यह जा रहा है कि इन राज्यों में स्टॉक लिमिट लगने से दाल की कीमतों में आगे और गिरावट देखने को मिल सकती है। साथ ही सरकार ने गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 25% कर दी है। इस बीच नॉन एग्री कमोडिटी में सोने की कीमतों पर दबाव है। कॉमेक्स पर सोने का दाम $1170 के नीचे। चांदी में भी गिरावट का ही रुख है। तो आज भारतीय बाजार में कैसी ओपनिंग होती है? आशीष, गुड मॉर्निंग। कैसे दिख रहे हैं भारतीय कमोडिटी बाजार खुलते ही? कुछ लेवल्स बताइए। जी, आपको याद होगा कल के ट्रेडिंग सेशन में जैसे आपने भी हाईलाइट करा, कच्चे तेल में अच्छी खासी पिटाई हुई थी 3% के आसपास की, और भारतीय बाजारों में देखते हैं किस तर्ज पे ओपनिंग होती है। आज हालांकि अर्ली एशियन ट्रेड्स में हम देख रहे हैं कल की 3% पिटाई के बाद काफी हद तक कच्चा तेल सुधरता हुआ 1/3%, 1/4% के आसपास की बढ़त है। भारतीय बाजार में अभी भी 1/3% का प्रेशर है। इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखें यहाँ पे तमाम नेगेटिव्स में हाईलाइट कर रहा हूं जिसके चलते कच्चे तेल पे कल दबाव देखने को मिला था। चाइना की इकोनॉमी में स्लोडाउन का डर, वो 6 साल के लोज पे वो GDP आंकड़ा आया था, हालांकि उम्मीद से बेहतर था, लेकिन बाकी आंकड़े दिक्कत वाले हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आंकड़ा, फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट चाइना के लिए आज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कहा जाता है बड़ा इंपॉर्टेंट ड्राइवर है वो चाइना अर्थव्यवस्था का, वो भी उम्मीद से कमजोर आया था। तो वो सब दिक्कत की बात है कच्चे तेल के लिए। दूसरा, ईरान के साथ वो जल्दी सैंक्शंस लिफ्ट होते हुए नजर आएंगे। US, यूरोपियन यूनियन जल्दी मूव करेंगी। मैं ईरानियन ऑयल मिनिस्टर के स्टेटमेंट पढ़ रहा था, ईरानियन ऑफिशियल के कहना चाहिए, एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था जिसमें उनका कहना था सैंक्शंस लिफ्ट होने के 1 हफ्ते में वो 5 लाख बैरल्स पर डे का पंप करके इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। तो बड़ी दिक्कत की बात है। इसके अलावा जिस तरह से कल डॉलर मजबूत हुआ, वो सब दिक्कतें बना ही रहा है। नेचुरल गैस आधे % के आसपास का उछाल है। अर्ली एशियन ट्रेड्स में भी 1/3% की बढ़त थी, तो उसी के तर्ज पर मजबूती देख रहे हैं। सोना और चांदी आपकी स्क्रीन पर आएंगे, और बुलियन मार्केट्स में इंटरनेशनली भी हमने देखा है हल्के दबाव के साथ कामकाज, और यहां पे भी 1/3% के आसपास की कमजोरी है। मंडे को भी, यानी कि कल हमने देखा था सोना कुछ हद तक ठंडा पड़ता हुआ, आज भी हल्के दबाव के साथ ही कामकाज हो रहा है। जो 3.5 मंथ्स के हाईस थे, मेरे ख्याल से बीते हफ्ते छुए थे, वो $1190 प्रति आउंस के थे। टेक्निकल एनालिस्ट भी मानते हैं क्योंकि 1200 का बेहद इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, उसे नहीं तोड़ पाया था, तो उसके बाद लगातार सस्टेन प्रेशर है। आज सोने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा इस लिहाज से, क्योंकि आज कई सारे फेडरल रिजर्व के ऑफिशियल स्पीच देने वाले हैं। मैं पढ़ रहा था न्यूयॉर्क के फेड प्रेसिडेंट, फेडरल रिजर्व के गवर्नर, फेड चेयर जेनेट येलेन खुद अलग अलग सेरेमनीज में, अलग अलग फंक्शंस में स्पीच देने वाली हैं, और मेरे ख्याल से पूरे बाजार की नजर रहेगी एक बार फिर से किस तरह
का वहां से स्पीच से टोन निकल के आता है। रेट हाइक्स को लेकर जो गेस वर्क है शायद वो कंटिन्यू रहेगा, तो इनको नजर पर रखें इस लिहाज से। सोना 1 तिहाई फीसदी दबाव, सिल्वर आपकी स्क्रीन पर 1/5 परसेंटेज पॉइंट यानी कि 75 रुपए के आसपास की कमजोरी। बेस मेटल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे क्विकली। कॉपर में हम देख रहे थे इंटरनेशनल मार्केट्स में 1 तिहाई फीसदी का दबाव, भारतीय बाजारों में भी आधे % के आसपास की कमजोरी है, 1.5 रुपए नीचे खुलता हुआ। निकल में आधे % की कमजोरी है, 2 रुपए 70 पैसे नीचे इस समय खुलती हुई, 670 रुपए 50 पैसे पे कामकाज। एल्यूमिनियम 2 तिहाई फीसदी का दबाव है, 65 पैसे नीचे। लेड में ऑलमोस्ट 0.1% का दबाव, 1 रुपए नीचे, 114 रुपए 85 पैसे पे कामकाज। तो तमाम बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं दबाव के साथ कामकाज होता हुआ। एग्री कमोडिटीज आपकी स्क्रीन पर आएंगी क्विकली, वहां पे देख लीजिए किस तरह की ओपनिंग हो रही है। लेकिन बेस मेटल जैसे मैं चाइना के कंसर्न्स हाईलाइट कर रहा हूं, शायद उसी का इंपैक्ट है जो देख रहे हैं आप, पूरी की पूरी नरमी के साथ कामकाज है। सोयाबीन 19 रुपए मजबूत, आधे % के आसपास अगेन से 3900 के लेवल्स पर कामकाज होता हुआ। सोया ऑयल में हम देख रहे हैं एकदम सपाट, महज 5 पैसे का लेकिन पॉजिटिव साइड में मूवमेंट है। मस्टर्ड सीड में ऑलमोस्ट 0.1% की कमजोरी, 40 रुपए नीचे खुलता हुआ। चने में 46 रुपए का दबाव है, ऑलमोस्ट 1% की कमजोरी, 5005 के लेवल्स पर शुरुआती कामकाज। कोरिएंडर में हम देख रहे हैं 22 रुपए के आसपास की मजबूती है, 11,750 के शुरुआती टिक्स आते हुए। और जीरा में इस टाइम भी प्राइस और वॉल्यूम एक्शन पिकअप नहीं हुआ है, जो आपने लेवल्स देखे थे कल के क्लोज के थे। व्हीट में हम देख रहे हैं 4 रुपए के आसपास की मजबूती, यानी कि 1/4% की बढ़त के साथ कामकाज होता हुआ। और रुपया आपकी स्क्रीन पर 64.80 पे कल बंद हुआ था, 64.90 पे समय कामकाज कर रहा है, तो 10 से 11 पैसे की कमजोरी के साथ रुपए में शुरुआती टिक्स या फिर कमजोरी के साथ आज कामकाज होता हुआ। हमारे साथ अब कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग और आज की रणनीति बनाने में मदद करने के लिए StayVan.com के दीपेन शाह जुड़ रहे हैं। दीपेन हाय, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कच्चा तेल पिछले दिनों में काफी गिर चुका है, क्या करना चाहिए इसमें, क्योंकि अब वो तमाम निगेटिव्स नजर आते हैं, चाहे वो चाइना का डेटा हो, चाहे वो ईरानियन सप्लाई का डर हो, चाहे वो डॉलर में मजबूती हो। क्या लगता है आपको यहाँ पे अनवाइंडिंग आ सकती है, दबाव देखने को मिल सकता है, कच्चे तेल को कैसे अप्रोच करेंगे सर? जी, सबसे पहले तो शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए, अगर कच्चे तेल की बात करेंगे तो जितने भी फैक्टर्स आपने अभी बताए वो सभी नेगेटिव की तरफ बताए, लेकिन पॉजिटिविटी की तरफ भी आपको थोड़े 2-3 चीजें देखनी होगी। सबसे पहले तो जो अनरेस्ट चल रहा है, चाहे आप सीरिया के रीजन को ले लीजिए, तो एक पॉलिटिकल सेंसिटिव कमोडिटी होने के नाते थोड़ा बहुत अपसाइड वहां पे आपको देखने मिल सकता है। नॉट टू फॉरगेट कि हम अभी क्रूड ऑयल के विंटर सीजन में एंटर करेंगे, जहां पे क्रूड ऑयल की थोड़ी डिमांड भी बढ़ती है। यूएस की तरफ से अगर आप रिग काउंट देखेंगे तो वो कंटिन्यूस डिक्रीज हो रही है, तो ये दर्शाता है कि जो सप्लाई ग्लट होगा वो आने वाले समय में शायद कम हो सकता है। और ईरान की तरफ से कभी प्रोडक्शन आता है वो अभी तक पक्का नहीं हुआ है। एंड नॉट टू फॉरगेट के द मदर ऑफ ऑल ट्रिगर्स वुड बी ओपेक। अगर ओपेक की तरफ से कोई भी प्रोडक्शन कट की अनाउंसमेंट आता है तो आपको एक अच्छा खासा स्पाइक अप देखने मिल सकता है। कोई ओपेक की मीटिंग हाल फिलहाल प्लेस्ड है? अभी तो ऐसे नहीं है, लेकिन अक्टूबर एंड में ऐसे लग रहा है कि एक बार दे वुड बी सपोज टू बी मीटिंग, तो देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है उसमें। ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो काफी 3 महीने एक्साइटिंग हो सकते हैं, आने वाले 3 महीने क्रूड ऑयल के लिए खास करके। तो वो फैक्टर्स ऐसे हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आई थिंक प्राइस लेवल्स पे अगर आप ध्यान दें तो ज्यादा बेटर होगा। 2850 ऐसे लेवल्स हैं एमसीएक्स में जो काफी समय से ब्रेक नहीं हुए हैं, तो आप वो लेवल्स को ध्यान में रखिए। जब तक 2850 ब्रेक नहीं होते हैं तब तक आप बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति अपना सकते हैं। हालांकि वोलेटिलिटी जारी रह सकती है, तो आप क्रूड ऑयल मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज एमसीएक्स में काफी अच्छी व्यवस्था है। तो आप एमसीएक्स में मिनी में ट्रेड कर सकते हैं और वहां पे अच्छा खासा लाभ उठा सकते हैं क्रूड ऑयल का ट्रेड करके। दीपेन, सोने और चांदी में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आज हम गिरावट देख रहे हैं दोनों ही प्रेशियस मेटल में, खरीदें या बेचें, क्या करें? देखिए, अगर गोल्ड की बात करेंगे तो रुझान तो खरीदने का ही होगा, लेकिन थोड़ा डिप्स पे अगर आप खरीदेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। लगभग 24,800 24,750 के आसपास खरीदे, बिकॉज हमने काफी अच्छा रनअप आते हुए देखा है। मार्केट थोड़ा नर्वस होगा गोल्ड मार्केट, बिकॉज ऑफ फेडरल रिजर्व के काफी की स्पीकर्स की स्पीच है। वो उसके बाद अगर समझिए कि कोई अनाउंसमेंट नहीं आती है इंटरेस्ट रेट हाइक की, तो हमें गोल्ड में अच्छा खासा अपसाइड आज इवनिंग में और कल के सेशन में देखने मिल सकता है। तो आई थिंक रणनीति बाइंग ऑन डिप्स की रहेगी, लेकिन थोड़े डिप्स 26,750 के आसपास हो तो ज्यादा बेटर। ओके, तो कच्चे तेल में हल्का सा प्रेशर आए, खरीदारी करें। सोने में हल्का दबाव मिलता है, यानी कि वो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएं। दोनों में आपके लिए टारगेट दीपेन सेट करें। लेकिन दीपेन, आज तमाम बेस मेटल्स कमजोरी के साथ खुले हैं, क्या वजह? क्या वो चीन को लेकर जो कंसर्न्स हैं, जो आर्थिक आंकड़े आए थे कल, उसी का दबाव बना हुआ है? और अब क्या रणनीति बनती है? कोई सिंगल आउट करिए कमोडिटी जहां पे आप कन्विक्शन के साथ कोई ट्रेड लेना चाहेंगे?
जी डेफिनेटली चाइना का ही सबसे बड़ा ट्रिगर है, ओवरहैंग है। लेकिन आप देखेंगे तो हमने जो पिछले हफ्ते प्रोडक्शन कट की न्यूज देखी थी, उसके बाद काफी अच्छा एक पॉजिटिव अपसाइड मिला था। आई थिंक चाइना की तरफ से अगर स्टिमुलस बैकअप आता है तो डेफिनेटली आपको एक अपसाइड देखने मिल सकता है। सिंगल आउट कमोडिटी में ऐसा है कि आप निकल को थोड़ा बाइंग की तरफ ध्यान दे सकते हैं, बिकॉज वो काफी बीटन डाउन रहा है, तो उसमें नीचे जाने की जगह काफी कम हो सकती है। उसमें आप 650, 656 के आसपास आप बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी सभी कमोडिटीज ऐसे तो अपने सपोर्ट के आसपास है, तो इस समय इनको सेल करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। आई थिंक निकल को आप थोड़ा ध्यान दीजिए बाइंग करने के लिए। एल्यूमिनियम 94 से 96 के बीच में कहीं पे भी बॉटम आउट हो सकता है। जिंक 111 के आसपास थोड़ा सपोर्ट ले सकता है। तो आई थिंक सपोर्ट के आसपास ही कमोडिटीज चल रही है, तो शॉर्ट सेलिंग ना करें, लेकिन बाइंग करने की भी जल्दबाजी नहीं है। आप निकल को सिर्फ एक बाई करके चले, 649, 645 का स्टिक स्टॉप रख के बाइंग करते हैं। दिपेन, एग्री स्पेस में एक कमोडिटी जहां सभी की निगाह टिकी है वो है दाल। सरकार भी यहां सख्ती बढ़ा रही है, महाराष्ट्र में भी स्टॉक लिमिट लग गया है। चने में आप क्या करने की सलाह देंगे? क्या और गिरावट देख रहे हैं यहाँ पर? देखिए, मैं काफी समय से कहते आया हूँ कि जब भी कमोडिटी मार्केट्स में, एग्री कमोडिटीज में अगर कोई पॉलिटिकल सेंसिटिव कमोडिटी होती है या पॉलिटिकल एक्शन के रेडार पे आती है, तो रिटेल निवेशकों को उस कमोडिटी से ट्रेडिंग करने से दूर रहना चाहिए। आप देखेंगे तो कल चने में हमने जब भी स्टॉक लिमिट आई थी, जो संडे को अनाउंस हुई थी, उसके बाद एक गैप डाउन हमें देखने मिला था। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे समय में ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस को लिक्विडेट नहीं कर पाते, तो ऐसे समय में आपको अवॉइड करना चाहिए। ट्रेजेक्ट्री डेफिनेटली डाउनवर्ड्स की रहेगी। आने वाले 15 से 20 दिनों में आपको 4500, 4650 के लेवल्स भी नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में देखने मिल सकते हैं, लेकिन आई थिंक ट्रेजेक्ट्री डाउनवर्ड्स रहेगी। ट्रेडिंग करना अवॉइड कीजिए, बिकॉज गैप अप गैप डाउन में आपको एग्जिट नहीं मिलेगा, तो अननेसेसरली वो आपको एक ट्रेड में इश्यू हो जाएगा। ओके दीपेन, अदरवाइज एग्री कमोडिटीज में कोई पिक्स? देखिए, अगर एग्री कमोडिटीज की बात करेंगे तो जीरा काफी अच्छा लग रहा है। मसाले पैक में अगर आप देखेंगे तो जीरा काफी स्ट्रांग लग रहा है, तो आप जीरा में बाइंग कर सकते हैं। 16,150, 16,100 के आसपास बाइंग करें। 15,900 का स्टॉप लॉस रखिए, और ऊपर में आपको 16,700 से 800 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, तो जीरे में खरीदारी, कच्चे तेल और सोने में किसी भी डिप्स में आप खरीदारी करके चलें, और बेस मेटल्स में निकेल, वो कमोडिटी जहां पे दीपेंद्र मानते हैं खरीदारी करके चलना चाहिए 714 तक के टारगेट्स के लिए। सर, आपका बहुत धन्यवाद सुबह सुबह आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए सौदा आपका।